गुड आफ्टरनून। इंडियन पॉलिटी लेक्चर 3। लेक्चर 3। तो कल तक हमने डिस्कस कर लिया था कि पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, लोकसभा का इक्विवेलेंट बॉडी स्टेट में होता है विधानसभा, और राज्यसभा का इक्विवेलेंट बॉडी होता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो हर स्टेट में नहीं है, ठीक है। लोकसभा का इक्विवेलेंट विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारे स्टेट्स में है। उसके अलावा दो यूटी में भी है, दिल्ली में भी है एंड पौंडीचेरी में भी है। राज्यसभा का इक्विवेलेंट बॉडी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, वो कहाँ पर है? वो है 6 स्टेट्स के पास। और जैसा सेंटर में प्रेसिडेंट वैसा स्टेट में गवर्नर, इक्विवेलेंट सिस्टम चलता है। अगर सेंटर हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया तो उसी की पैरेलल व्यवस्था स्टेट में है। अब उनके इलेक्शन वगैरह कैसे होते हैं वो सब आगे की कहानी है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषताएं हैं? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज, it is written constitution. Our constitution is an written constitution. Written meaning is what? Supremacy of the constitution must be maintained. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेंटेन्ड। Supremacy of the constitution should be maintained. रिटर्न का मीनिंग ये नहीं है कि हमने पेन कॉपी लेके लिख दिया है, और यूके और यूके और न्यूजीलैंड वाले को बोलते हैं अनरिटन। तो अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लिखा नहीं है, हमने लिख रखा है, ये मीनिंग नहीं है। रिटन और अनरिटन का मीनिंग है पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर सुप्रीम है वो रिटन है, और जहां पार्लियामेंट सुप्रीम है वो अनरिटन है। लिखा वहां भी है, लिखा यहां भी है, लिखा वहां पर भी है, लिखा यहां पर भी है। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की जहां पर होगी वो रिटन होगा, जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है वो अनरिटन है, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेंटेन्ड। मीनिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन का लेवल हायर है पार्लियामेंट के हिसाब से। पार्लियामेंट हमने कल बताया था, पार्लियामेंट का वर्क है लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। पर पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही बनेगा। सोर्स ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन वो बुक है जो दिशा देता है पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है, पार्लियामेंट उसके लिमिट में रहकर ही लॉ बनाएगा। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाता हो। और अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट होता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको रोक लगा सकता है। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑथोराइज्ड है टू रिस्ट्रिक्ट दैट लॉ। उसको रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये हम समझ पाए? रिटर्न का मीनिंग है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेंटेन्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इससे जो भावना निकलती है उसके हिसाब से ही पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है। That's why our constitution known as written constitution. Note, यहां लिख देते हैं अलग से नोट। अनरिटन का क्या मीनिंग है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल यूके, न्यूजीलैंड। यूके न्यूजीलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, पार्लियामेंट उससे बाउंड नहीं है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट वहाँ बाउंड नहीं है, वो कोई भी लॉ बना सकता है और बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐड भी कर सकते हैं। तो वहाँ पार्लियामेंट जो है वही सुप्रीम है। अनरिटन का मीनिंग बुक उनके पास भी है, कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास भी लिखा हुआ है, पर अनरिटन इसलिए कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, फ्री है। अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा उसके हिसाब से चल रहा है। तो पहला हमारा सेलिएंट फीचर है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लैग हो रहा है बहुत जयंत, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस लैग हो रही है क्या? बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? जयंत रिफ्रेश करो, अपना नेट कनेक्शन ठीक करो, पहले आप अपना नेट कनेक्शन आप ठीक करिए। नेट नहीं चल रहा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? बाकी सब लोग आपके सामने ही लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम कर रहा है नेट। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुजीत कुमार 4G कनेक्शन है फिर भी लैग हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या सुजीत? यार नेट वेट तो आप ही ठीक करोगे, मैं घर पे आके नेट कनेक्शन लगा के जाऊंगा क्या? नेट वाले में क्या कर सकता हूँ बताओ? यहाँ तो ठीक आ रहा है, 200 Mbps स्पीड है यहाँ पर। अब 200 Mbps में यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक करिए कनेक्शन को। देखो अगला क्वेश्चन, तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इज प्रीवियस लेक्चर अमृत सिंह, कल मैंने टेलीग्राम पर और फेसबुक पर दोनों पर ही एक एक स्टेप लिख रखा है कि स्पेशल क्लास कैसे एक्सेस करते हैं। कल टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी शेयर कर दिया था स्पेशल क्लास कैसे देखी जाती है, पूरी लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। नहीं आप फॉलो कर सकते टेलीग्राम फेसबुक पे तो मत ढूंढो फिर। क्लियर है? रोज यही पूछते रहो, रोज मैं ये जवाब देता रहूंगा। जैसे ये वाली क्लास देख रहे हो उसी में लगातार लिस्ट पड़ी हुई है। ये लेक्चर जैसे आप देख रहे हो ऑलरेडी लिस्ट पड़ी हुई है, वहां देख लो। देखो अगला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान कोई ओरिजिनली लिखा हुआ संविधान नहीं है। जो भी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से ये लिए गए, अलग अलग कंट्री से अलग अलग आइडिया लिए गए। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग जगह से अलग अलग आइडिया लिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, ठीक है। एक और देख लो, शशांत कुमार ये कह रहे हैं कल का वीडियो टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है। कल का वीडियो तुम्हें टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है, घर का एड्रेस दो तो मैं घर पे आके भेज के चला जाऊंगा। गेट खोलना, नीचे सीडी में पड़ा होगा लेक्चर। मैं कह रहा हूँ लिस्ट पड़ी है यहाँ पूरे वीडियो के, तो देख नहीं पा रहे हो तुम? आज पहली क्लास तुम्हारी है, पहली क्लास तुम ज्वाइन किए हो, आज आते ही तुम्हें दिक्कत हो गई है। 10 मिनट सुन लो लेक्चर पूरा, सारे लेक्चर मिल जाएंगे लाइन से। देखो यहाँ पे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बोरो किया गया है, अलग अलग जगह से आइडिया लिए गए हैं, ठीक है।
जैसे फंडामेंटल राइट अमेरिका से ले लिए, डीपीएसपी आयरलैंड से कॉपी किया, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसआर से लिया गया। तो अलग अलग कंट्री से आइडिया लिए गए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। इसके बाद आता है शेड्यूल। पूछता है एग्जाम में किस शेड्यूल में क्या लिखा है, क्वेश्चन आता है। अब अगला पॉइंट देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है। ऐसा क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? बताओ। फ्लेक्सिबल इसलिए है कि अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल इसलिए है कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड, अमेंडमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जो बना है हमेशा वही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, संशोधन हो सकते हैं। कहां पर लिखा है अमेंडमेंट हो सकते हैं? ये कहां पर लिखा है? आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट रिजिड इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस जो मूलभूत भावना है वो अमेंड नहीं हो सकता। नॉट एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड, नॉट एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं पर सब कुछ नहीं। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर को किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी। आगे हमें इसे डिस्कस करना है। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, आर्टिकल 368 में लिखा है, पर सब कुछ अमेंड नहीं हो सकता। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की हैं जहां पर अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये रिजिड भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फिर बात आती है फंडामेंटल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट, अधिकार है ये हमारे। हर सिटीजन को अधिकार मिले हुए हैं जिनको फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये रिमेडियल नेचर के होते हैं, मतलब अगर ये वायलेट हो जाएं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज किया जा सकता है। उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखो बेटा, एक बात मैं बताऊं, ये क्लास थोड़ी सीरियस क्लास चलती है। जिन लोगों को टाइम पास करना हो प्लीज इस क्लास को मत करिए। आप अपना भी टाइम मत वेस्ट करिए, मेरा भी टाइम मत वेस्ट करिए। जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है वो बिल्कुल ना करे क्लास। बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है। जो भी सिंसियर बच्चे हैं वो क्लास करें। मैं एक लाइन लिखता नहीं हूं, तुरंत आप लोग टाइम पास करने लग जाते हो, एक फालतू क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं। जो बच्चा सीरियस है वो क्लास करे, जिनको नहीं पढ़ना वो टाइम खराब ना करें, औरों का भी दूसरों का भी। आप बाकी एंजॉय करो, बाकी काम करो, मत पढ़ो। मैं खुद ही मना कर रहा हूँ। और लोग कहते होंगे कि क्लास में आओ, मैं कह रहा हूँ क्लास से जाओ। मैं बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा होता हूँ तो डिस्टर्ब मत करिए। मैं जैसे एक लाइन लिखता हूँ तुरंत उस पर कमेंट क्वेश्चन लिख दोगे। जब मैं टॉपिक खत्म कर लूंगा डाउट सेशन रखूंगा, जितना पूछना है आप पूछना। नहीं पेशेंस है बिल्कुल मत करिए। अब इतने के बाद भी अगर आप नहीं मानोगे मैं ब्लॉक करना शुरू कर दूंगा। फिर यही एक रास्ता है मेरे पास। नहीं मानोगे इतने के बाद भी मैं ब्लॉक करना शुरू करूंगा। एक तरफ से आलतू फालतू बातें कोई करेगा बीच में तो थोड़ा सा भी फ्लो नहीं बन पाता, फिर आप लोग परेशान करना शुरू करते हो। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, ये समझ आ गया।
अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये हमारा अधिकार है, ये हमारी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। अगर इसका वायलेशन होता है तो ये रिमेडियल नेचर का है, रिमेडियल नेचर का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स विच आर रिमेडियल इन नेचर, रिमेडियल इन नेचर in case of violation। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स विच आर रिमेडियल इन नेचर। रिमेडियल मतलब उपचार हो जाएगा अगर इसका वायलेशन हो जाए। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो रिमेडियल मतलब इनका उपचार हो जाएगा। उपचार कैसे होगा? आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हो। नॉर्मली जुडिशरी का प्रोसीजर होता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। पर फंडामेंटल राइट इतने पावरफुल है कि डायरेक्टली इनको चैलेंज किया जा सकता है हायर जुडिशरी में, सीक्वेंस भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो अगर इनका वायलेशन होगा तो यहाँ पर सिस्टम है कि कोर्ट के द्वारा इनमें रेमेडी, इनका उपचार हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ये फंडामेंटल, ये रेमेडियल नेचर के हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सॉरी। और क्या सेलिएंट फीचर है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपने पास। और सेलिएंट फीचर क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी में जैसे हम हाई कोर्ट की बात करें, हर स्टेट और यूटी के मामले को डील करने के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। पर क्या ये जरूरी है कि हर स्टेट और यूटी में हाई कोर्ट होना चाहिए? हर स्टेट और यूटी को कवर करने के लिए देयर मस्ट बी ए हाई कोर्ट। पर क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट और हर यूटी के अंदर हाई कोर्ट हो? नहीं। क्लियर है? उनके लिए होना चाहिए, उनमें होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ हाई कोर्ट हमारे ऐसे हैं जो 3 और 4 स्टेट के इशू को डील कर लेते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट हरियाणा कवर कर लेता है, पंजाब कवर कर लेता है, चंडीगढ़ यूटी भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? ओनली वन। सुप्रीम कोर्ट ओनली वन। उसके बाद और सेलिएंट फीचर क्या है? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया है क्वासी फेडरल, मीनिंग ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर मीनिंग ऑलरेडी क्लियर है कि नहीं? कल समझाया था हमने। क्वासी फेडरल का क्या मतलब है, कल बता दिया था। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? अभी हमने बताया, जुडिशरी है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। और इनके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू, विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अपना ओपिनियन, अपना निर्णय देने का अधिकार है इनके पास। मैंने बताया, अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है जुडिशियल रिव्यू करने का। और जुडिशियल रिव्यू करने पे अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। नल एंड वॉइड कर देंगे मतलब इफेक्ट में नहीं आएगा। हेंस सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड एज guardian of the constitution. Supreme Court called as guardian of the constitution. Supreme Court called as guardian of the constitution. चलो क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। गार्डियन भी कह सकते हैं या कस्टोडियन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। गार्डियन कह दो या कस्टोडियन कह दो, दोनों का एक ही मतलब है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ये हमारा सेलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है।
तो विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल वगैरह हमें क्लियर है। फुली फेडरल का एग्जाम्पल था अमेरिका। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को देखो। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है जिसमें प्रिएम्बल है, पार्ट्स हैं और शेड्यूल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है जिसमें प्रिएम्बल है, पार्ट्स है एंड शेड्यूल्स हैं। इस तरह से बना हुआ है। इस टाइम बताया था मैंने, पहले जब बना था 22 पार्ट्स हुआ करते थे, अभी 25 पार्ट्स हैं। इनमें लिखे हैं चैप्टर्स और चैप्टर्स में लिखे हैं आर्टिकल। इनमें लिखे हैं चैप्टर और चैप्टर में लिखे हैं आर्टिकल्स। क्लियर है। सबसे पहला आता है प्रिएम्बल। प्रिएम्बल ऐसा है जैसा बुक का प्रीफेस होता है। प्रिएम्बल ऐसा है जैसा बुक का प्रीफेस होता है। पहले मैं ब्लॉक करना शुरू करूंगा, एक एक करके, रुको। मना करने के बाद भी नहीं मान रहे जो। नहीं, ब्लॉक करना ही रास्ता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अब नहीं किसी को समझ आता तो ब्लॉक करते जाएंगे एक तरफ से। देखो यहाँ पर सबसे पहला आता है प्रिएम्बल। प्रिएम्बल कहां से लिखा था ये? प्रिएम्बल हमारा, इसका बेसिस कैसे लिया गया? ये बोरो किया गया था, ये बोरो किया गया है अमेरिका से। प्रिएम्बल बोरोड फ्रॉम यूएसए, और ये बेस्ड है फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया था। क्या नाम था उसका? ये अमेरिका से बोरो किया गया, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आया था क्या नाम था उसका? वहीं से बना, उसी को बेसिस मानते हुए बना है ये। वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और किसने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अच्छा एक काम करो, देखो क्वेश्चन मानोगे तो है नहीं। आज जो 5 PM वाली क्लास है यूट्यूब की, वो क्वेश्चन डिस्कशन रख देते हैं। चलो पूरा 5 PM से 6 PM वाली जो क्लास है, क्वेश्चन डिस्कशन, जिसको जो पूछना है पूछना। अभी ठीक है? अभी कोई परेशानी किसी को? यूट्यूब पे अभी 5 बजे लाइव रहूंगा मैं, लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। जितने क्वेश्चन, जिसको जो पूछना है इस पर पूछ लेना। अभी क्लियर है? अब पढ़ा लिया जाए। तो क्राउड इतना होता है ना, कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। अब देखो, तो प्रिएम्बल बोरोड फ्रॉम अमेरिका बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। अरे बेटा इनकी गलती नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि कल की क्लास में लगभग 400 बच्चा रहा होगा, किसी क्लास में 450, किसी में 400। तो उतने क्राउड को कंट्रोल करना, कितना भी मना करोगे कोई ना कोई आएंगे जरूर क्वेश्चन के लिए। 400-500 स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाना, क्योंकि ज्वाइन बाद में करते रहेंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे। तो पूरा सेशन ही मैं रख देता हूँ क्वेश्चन के लिए। 5 to 6 PM आज यूट्यूब वाला, जितने क्वेश्चन है वो पूछ लेना। देखो ड्राफ्टेड बाई, बच्चों का लगाओ इतना है कि मानेंगे नहीं, उनको शक्ल देखते ही तुरंत डाउट आता है कि ये पूछ लो पहले जल्दी से। ड्राफ्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या प्रिएम्बल बेसिकली क्या चीज है? देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या प्रिएम्बल क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना हो, जैसे बुक आपको समझनी हो कि ये बुक किस बारे में लिखी गई है, तो आप उसकी समरी पढ़ लेते हो। प्रीफेस जैसे लिखा मान लो कहीं पर,
तो प्रीफेस वगैरह क्या होता है कि ऑथर का मोटिव क्या है उस बुक को लिखने के लिए, ये बुक बेसिकली किस बारे में है, ठीक है, ये बुक बेसिकली किस बारे में है। तो पॉइंट यही है कि प्रिएम्बल हमें ये आइडिया दे देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का बेसिकली मोटिव क्या था। क्या हम इसको समरी और इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का? अगर प्रिएम्बल हम पढ़ लें तो हमें संविधान की मूल भावना पता लग जाएगी कि ये किस डायरेक्शन में लिखा गया है, ये बुक किस बारे में है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि प्रिएम्बल समरी और इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? बिल्कुल ठीक। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं मानते थे, पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था, पर 1973 के अराउंड एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। 1973 के अराउंड एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना। बात 1973 केशवानंद भारती केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब भी हम किसी इशू पर अटक जाते हैं, कहीं पर भी कोई एम्बिग्विटी आती है, तो प्रिएम्बल हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में। प्रिएम्बल हमें हेल्प करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोचकर लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या है, समरी है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में मदद करता है। दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रदीप ऐसे मुंह बनाए हो, कोई डाउट है तो बताओ, यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। प्रदीप ने ऐसे मुंह बनाया था ना, क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो। पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना जाता, लिखा है बुक में, पर इसको मेन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानते थे। केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, जो आगे हमें डिस्कस भी करना है, ये तो अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि प्रिएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट हेल्प अस टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द केस ऑफ एम्बिग्विटी हम प्रिएम्बल से हेल्प लेते हैं डिसीजन लेने में। क्लियर है? लिखो। सॉरी। ड्राफ्टेड बाय नेहरू, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया। हमारा प्रिएम्बल आइडियल और एस्पिरेशन है लोगों के, आइडियल्स एंड एस्पिरेशन है। विकी आनंद, तुम जब बुक पढ़ते हो तो बुक पीछे से पढ़ना शुरू करते हो क्या, या जिंदगी में पहली बार पढ़ना शुरू किया, आज तक कभी किताब नहीं उठाए थे? किताब उल्टा पढ़ना शुरू करते हो हमेशा? जब बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन चल रहा है तो पहले आगे भाग जाएं। केशवानंद भारती केस क्या था? मतलब तैयारी कर रहे हो कि बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे? बेवकूफ शब्द ही बचा है तुम्हारे लिए, अब और कुछ नहीं बचा है। खराब लगे तो लग जाए, 1 घंटे समझा रहा हूं, एक ही बात, दिमागी नहीं है। तैयारी चल रही है कंपटीशन की, कॉमन सेंस है नहीं। सब छोड़ के पहले केस एक्सप्लेन करने लग जाऊं 2 घंटे के लिए, टॉपिक छोड़ दूं। देखो, तो प्रिएम्बल हमारा कंटेन करता है आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। क्लियर है? तालियां बजाई जाएं निशु दीक्षित के लिए, आज के पहले स्टूडेंट जो ब्लॉक हुए हैं, निशु दीक्षित, इनके लिए तालियां बजाई जाएं। गुड, पहला स्टूडेंट ब्लॉक हुआ है आज। प्रिएम्बल कंटेन्स, गुड जॉब, इतना इरिटेट कर दिया कि ब्लॉक करना ही पड़ा। प्रिएम्बल कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस of the people of India। तो प्रिएम्बल कंटेन करता है आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, कि मतलब भारत के लोगों की क्या इच्छाएं हैं, भारत के लोग क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के लोगों के क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या आइडियल्स हैं, क्या वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए।
देश किस तरह चलना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। तो प्रियम्बल आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस कंटेन करता है पीपल ऑफ इंडिया के, और प्रियम्बल समरी और इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन। हर लाइन क्वेश्चन है इसमें, हर लाइन क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था। प्रियम्बल earlier not considered as part of the Constitution of India, but in 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट considered it considered preamble as integral part of the constitution। यहाँ तक जितना हमने समझाया था वो लिख दिया, integral part of the constitution because it help us to interpret the constitution in the case of ambiguity। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा बिकॉज इट हेल्प अस टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एम्बिग्विटी हो तो हम प्रियम्बल से हेल्प लेते हैं कि हमें डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए। प्रियम्बल समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें डायरेक्शन देता है, गाइड करता है कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। तो कभी भी हम हेल्प चाहिए होती है तो प्रियम्बल को हम कंसिडर करते हैं। दैट्स व्हाई प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या प्रियम्बल में कभी अमेंडमेंट हुआ है? क्या कभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है? प्रियम्बल amended only once। preamble got amended only once by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसका देखो, एक्ट अमेंडमेंट कई जगह आगे कई सारे आएंगे, पर मैं शॉर्ट में ये लिख दूंगा वहां पर सीए। पूरा पूरा बार बार क्यों लिखोगे? सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सीए शब्द का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd नंबर का संविधान संशोधन विधेयक जो पास हुआ था 1976, उसमें प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ। 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए थे। इंदिरा गांधी का रेजिम था, इंदिरा गांधी का टाइम था। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मेजर चेंजेस जो किए गए, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो किए गए वो इसी एक्ट में किए गए थे। दैट्स व्हाई दिस एक्ट आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यही समय था इंदिरा गांधी का, देश में इमरजेंसी की सिचुएशन भी बनी थी। तो 42nd नंबर अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट करने पड़े थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या पूरी तरह से बातें याद भी हो पा रही हैं? कंफ्यूजन तो नहीं कुछ? तो सिर्फ पेशेंस के साथ सुनते रहो, समझा मैं सब दूंगा। पेशेंस से सुनो सारी बातें, जितने डाउट होंगे जब जब मैं डाउट क्लास रखूं सारी पूछना। तो 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। एक ही बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट में, जिसमें 3 न्यू वर्ड ऐड किए गए थे। प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ओरिजिनली प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया।
socialist, secular, integrity. 3 words were added. 3 words were added by that amendment. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 3 न्यू वर्ड जुड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रियम्बल इसमें लिखा है। अब देखो क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया? बी आर अम्बेडकर ने हमको दिया, या नेहरू जी ने हमको दिया, या गवर्नमेंट ने हमको दिया है, कि अंग्रेजों ने हमको दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया? बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है? क्या आंसर करेंगे? स्टार्टिंग की ही लाइन लिखी है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। क्लियर है? लास्ट में लिखा है वी आर गिविंग अवर सेल्फ। भारत के लोगों ने भारत के लोगों को दिया है, किसी पर्सन ने नहीं। जिस तरह से लाइन लिखी गई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लास्ट में लिखा है खुद को देते हैं ये संविधान। किस डेट को? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। क्लियर है? भारत के लोगों ने भारत के लोगों को 26 नवंबर 1949 ये डेट मेंशन्ड है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी डेट लिखी है प्रीएम्बल के अंदर? 26 नवंबर 1949। अब पहले एक बार इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ो। ये है, देखो प्रीएम्बल। पढ़ो ये, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। पढ़ने में आ रहा है? फॉन्ट छोटा तो नहीं है? एक और फोटो निकाल ले, रुको। ये देखो, ये नया वाला है, अमेंडमेंट के बाद वाला है। ये था आफ्टर अमेंडमेंट। अभी का जो प्रीएम्बल है उसमें ये लिखा है, पढ़ो इसको, आफ्टर अमेंडमेंट। अंडरलाइन इसमें देखो, ये क्वेश्चन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। कैसा है इंडिया? इंडिया है सोवरन। सोवरन का मतलब होता है नो फॉरेन रूल। नो फॉरेन रूल, हम अपनी कंट्री को खुद ही चलाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर काम नहीं करता। सोवरन शब्द का मतलब है वी आर रूलिंग अवर ओन कंट्री, नो फॉरेन रूल। संप्रभुता, संप्रभुता, नो फॉरेन रूल। तो वी आर सॉवरन कंट्री, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, फ्री हैं किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से, हम अपने कंट्री को खुद चलाते हैं। संप्रभुता, नो फॉरेन रूल, वी आर रूलिंग अवर ओन कंट्री। तो कैसा है इंडिया? इंडिया है सोवरन। फिर है सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट भी हैं। कल मैंने बताया था सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। मेरे पास 2 काऊ है, मेरा नेबर परेशान है, एक काऊ मैंने उसको दे दी, दोनों का काम चल गया। इट मीन्स वी विश वेलफेयर ऑफ ऑल, हम सभी का भला चाहते हैं। हमारी थ्योरी है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा घर है, सब लोग हमारे लोग हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल। अभी देखो अमेरिका को दवाई ववाई भेजी कि नहीं? वी विश वेलफेयर ऑफ ऑल। सोशलिस्ट, वी आर सोशलिस्ट ऑल्सो। वी आर सेक्युलर, मल्टी रिलीजियन है हमारे यहाँ, डाइवर्सिटी है और सब प्रेम पूर्वक रहते हैं, जानते ही हो तुम। तो सेक्युलर, मल्टीपल रिलीजन रहते हैं और सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं बहुत। अंदर क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, पर बाहर नहीं जानी चाहिए ना बात। अंदर कुछ भी करो, बाहर नहीं जानी चाहिए बात। तो मल्टीपल रिलीजियन एंड ऑल वी आर लिविंग पीसफुली टुगेदर, वेरी गुड। सेक्युलर। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेटिक भी हैं। पब्लिक को वोटिंग राइट है, पब्लिक गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। अभिनव क्या ऐसे मुंह बनाए हो यार, क्या नहीं समझ आया है? इसमें क्या नहीं समझ आया, बताना मुझे, एक शब्द भी तुम बताना।
ऐसे मुंह बनाए हो अभिनय, क्या नहीं क्लियर है इसमें? हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, अब क्या चाहते हो भोजपुरी में पढ़ाया जाए? ऐसे मुंह बना लोगे तुरंत ही। आकिब ने भी ऐसे मुंह बना लिया, पता नहीं क्या। जो समझ नहीं आया पूछो। अरे डाउट जो है वो पूछो ना यार। अच्छा गलती से क्लिक हो गया था। चलो कोई बात नहीं। देखो, तो सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये कल समझा दिया था। और रिपब्लिक का क्या मतलब? हेड ऑफ द कंट्री हमारे यहाँ इलेक्ट होकर आता है। पब्लिक इलेक्ट करती है कि नहीं ये नहीं बोला मैंने। पब्लिक इलेक्ट करती है कि नहीं हमने ये नहीं बोला। ठीक है। तो सोवरन, हम कोई फॉरेन रूल नहीं है, आजाद कंट्री है। सोशलिस्ट, वेलफेयर सभी का चाहते हैं। सेक्युलर, मल्टीपल रिलीजन रहते हैं अपने यहाँ। डेमोक्रेटिक, पब्लिक को वोटिंग राइट है। हेड ऑफ द कंट्री हमारे यहाँ इलेक्ट होकर आता है। तो हम ऐसा है इंडिया, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री। ये तो हो गया शुरू में। उसके बाद क्या क्या लिखा है और क्या क्या चीजें हैं देखो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है जस्टिस को। जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस होना चाहिए मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। जो भी पॉलिसी बने, जो भी चीजें बने, सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय सबको मिलना चाहिए। पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय भी सबको मिलना चाहिए। जस्टिस 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह का जस्टिस हर सिटीजन के लिए होना चाहिए। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए तो ध्यान रखे कि जो भीड़ में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसको भी बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, जो भीड़ में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसको भी बेनिफिट मिल पाए। तो 3 तरह के जस्टिस की बात होती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच की बात ना करें। इकोनॉमिक जस्टिस, कोई भी पॉलिसी, कोई नीति बनाई जाए सबको ध्यान में रखा जाए। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। तीसरा है लिबर्टी। प्रियम्बल में देखो लिबर्टी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हर किसी के पास अपने थॉट, एक्सप्रेशन, अपने फेथ को मानना, अपनी पूजा पद्धति को मानना, अपने बिलीफ को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अपनी बातों को कहने की आज़ादी, अपने भाव को व्यक्त करने की आज़ादी, अपने बिलीफ्स को मानने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, पूजा करने की आज़ादी, ये सब हमारे प्रियम्बल में लिखा है। हम सेक्युलर कंट्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वलिटी, समानता का अधिकार। स्टेटस में इक्वलिटी और मौकों में अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी। जॉब हो या सामाजिक की बात हो, सोसाइटी में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ये ना कहे कि मैं ऊंची कुर्सी पे बैठूंगा और शूद्र जमीन पे बैठेगा, वो नहीं चलेगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। भारत आजाद है, ब्रिटिशर्स जा चुके हैं। भारत आजाद है, ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, अब स्टेटस हमारा सबका बराबर है। हमारी ही कंट्री की आज़ादी के लिए हम लोगों ने जंग लड़ी, अब इंडिया आज़ाद हो गया तो हम जो लोग यहाँ हैं, हमारा ही कंट्री है, हमारे ही लोग हैं, तो समानता होनी चाहिए। ऊंच नीच जैसी चीजें अब नहीं होनी चाहिए। स्टेटस में इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति डेवलपमेंट में पीछे छूट जाए, कि कुछ ही सिलेक्टेड लोग आगे बढ़ते रहें, बाकी लोग पीछे छूट जाएं। जो भी चीजें गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए उनमें सबको सबको ध्यान रखा जाए। ठीक है। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर किसी का अपना सम्मान है, डिग्निटी के साथ जीवन जीना सबका अधिकार है। डिग्निफाइड लाइफ जीना सभी का अधिकार है। तो फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। भाईचारा हमारा आपस में, ये हर किसी की डिग्निटी को हम ध्यान दे रहे हैं। अपनी इज्जत तब हमें मिलेगी जब सामने वाले को भी डिग्निटी से जीने का मौका मिले। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यहां लिखा है इंटीग्रिटी। अखंड भारत होना चाहिए, है ना। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट कर देते हैं हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। अब पढ़ो प्रियम्बल, पढ़ो अब क्या लिखा है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a
sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice liberty equality fraternity। और 26 नवंबर 1949 को हम खुद को देते हैं, हम खुद को देते हैं ये संविधान। क्लियर हो गई पूरी बात? चलो प्रियम्बल की कथा समाप्त। अब आओ अगले पॉइंट पे। और ये जो शब्द है बेटा तीन, ये सोवरन, ये सॉरी सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीन शब्द बाद में जुड़े थे। ठीक है, यहां तक की कथा समाप्त। अब अगला पॉइंट। तो ये सारे वर्ड के मतलब हमें क्लियर हो गए। अब देखो एक नोट, इंडिया में फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बेटा भाईचारा। अरे यार सोमन दत्ता, एक एक शब्द थोड़ी कहीं और से लिया गया है यार। अंग्रेजी अपने यहाँ भी लोग जानते थे, अंग्रेजी अपने यहाँ भी लोग जानते थे, हर शब्द नहीं बाहर से लिया गया है, उसका तरीका बाहर से लिया गया कि कंसेप्ट वहां पे भी है प्रेम्बल का अमेरिका में, और हमारे यहाँ भी प्रेम्बल का कंसेप्ट लिया गया है। इमोशनल मत हो जीएस के नाम पे। अब देखो डेमोक्रेसी इंडिया में कितने लेवल पे है, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी इन इंडिया कितने लेवल पर है, बताओ जल्दी। डेमोक्रेसी इन इंडिया कितने लेवल पर चलती है डेमोक्रेसी? ग्रास यार, ग्रास ऊपर मत लिख देना, ग्रास ऊपर माने टिड्डा होता है। वाइवा वाला आंसर मत करो। अरे 3 लेवल पे डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमो मतलब पीपुल, क्रेसी मतलब रूल। तो पीपुल को कितने लेवल पे वोट करने का अधिकार है, तुम कब कब वोट दे सकते हो? डेमो मतलब पीपुल, क्रेसी मतलब रूल, रूल ऑफ पीपुल। तो कितनी कितनी बार तुम वोट दे सकते हो? एक दे सकते हो जब कंट्री में पीएम बनना है, सेंटर में जब इलेक्शन होंगे, लोकसभा के चुनाव जब होते हैं पूरे कंट्री में एक साथ, है ना, लोकसभा चुनाव में वोटिंग करते हो। दूसरा, आपके स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के। सुजीत कुमार कल वाला 4 पिलर इसमें कहां भिड़ा दिए? लोकसभा के चुनाव में वोट करते हो, विधानसभा के चुनाव में वोट करते हो, और पंचायत में वोट करते हो। 3 बार वोट कर सकते हो ना। यूनियन में लोकसभा, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा का इक्विवेलेंट बॉडी है, और तीसरा पंचायत इलेक्शन। तो 3 लेवल पे डेमोक्रेसी है। अभी क्लियर हो गया? 3 लेवल पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इन इंडिया is at 3 levels: यूनियन, स्टेट, पंचायत। तीन बार वोट कर सकती है पब्लिक। यूनियन में लोकसभा इलेक्शन में, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में, और पंचायत। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे पब्लिक डायरेक्ट वोटिंग करती हो। राज्यसभा में आप वोट नहीं कर सकते शशि, विधान परिषद में आप वोट नहीं कर सकते। जहां पर आप डायरेक्ट वोट कर सकते हो, डायरेक्ट का मतलब है पब्लिक यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट, और पंचायत चुनाव में वोट। अब अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट जो पब्लिक इलेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखे हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। 4 आर्टिकल दिए हैं इसमें, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। 2 नेम यूज होते हैं इंडिया के लिए, इंडिया और भारत 2 नाम यूज होते हैं। इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states and UTs
इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। यूनियन शब्द से क्या मतलब है? इतने सारे यूटी और स्टेट को मिलाकर बना है इंडिया, और टू नेम यूज होते हैं। इंडिया जो कि भारत भी है, ये यूनियन है स्टेट्स का और यूटी का। इसका मतलब ये है कोई स्टेट हमारे यहाँ ऐड हो सकता है, हमसे अलग नहीं हो सकता। स्टेट कैन बी ऐड इन इंडिया बट कैन नॉट सिसीड। स्टेट हमारे यहाँ ऐड हो सकते हैं, हमसे अलग नहीं हो सकते। जैसे कि 1948 में हैदराबाद जोड़ा गया था। आज हैदराबाद छोटा सा एरिया है, उस समय काफी बड़ा एरिया होता था। ठीक है। सिक्किम 1975 में इंडिया का पार्ट बना। गोवा दमन एंड दीव 1961 में इंडिया में जुड़ा। तो इंडिया में ऐड हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। तो यूनियन शब्द का मतलब यहां पर लिखिए, स्टेट्स कैन नॉट सिसीड। राज्य अलग नहीं हो सकते, इसका हिंदी मतलब है राज्य अलग नहीं हो सकते। स्टेट्स कैन नॉट सिसीड, स्टेट अलग नहीं हो सकते, ऐड हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए सिक्किम ज्वाइंट इंडिया इन 1975। ज्वाइंट इंडिया इन 1975। हिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने, गोवा दमन एंड दीव पुर्तगालियों को हरा कर वापस लेना पड़ा था, पुर्तगालियों के कब्जे में था ये। गोवा दमन एंड दीव एडेड, गोवा दमन एंड दीव एडेड इन 1961 अंडर ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में ये भी जोड़ा गया। 1948 हैदराबाद का पूरा एरिया, तो आंध्रा वांद्रा सब आ गया उसमें। एक बच्चा पूछ रहा है कि पीओके ऐड हो सकता है कि नहीं। ऐड हो क्या सकता है, होगा ऐड। अभी मौसम खराब चल रहा है, जब मौसम ठीक होगा तो ऐड होगा। मौसम गड़बड़ चल रहा है अभी, जब मौसम ठीक होगा तो ऐड होगा ही। हो सकता है का मतलब क्या है, यहाँ अपना एरिया है। किराएदार मकान पे अगर किसी कमरे पे कब्जा कर ले तो किराएदार का मकान थोड़ी हो जाता है। जब टाइम आएगा किराएदार को पीट पाट के भगाया जाएगा। तो सिक्किम गोवा दमन एंड दीव, चलो ये समझ आ गई बात। अब देखो अगला पॉइंट, आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 समझ आया। आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट को यह अधिकार है, स्टेट नए स्टेट बन सकते हैं, स्टेट की बाउंड्री कम ज़्यादा हो सकती है। नए स्टेट बन सकते हैं, स्टेट की बाउंड्री कम ज़्यादा हो सकती है, स्टेट के नाम बदल सकते हैं, पर विद इन द इंडिया ओनली। मतलब एक घर है इंडिया, उसके अंदर कई सारे रूम हैं, रूम का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। रूम को तोड़ के बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, रूम का नाम कुछ रख दिया, चेंज कर दिया, उसमें रहने वाले लोग बदल गए, पर घर एज अ होल वो वही रहेगा। कंट्री एज अ होल वही रहेगा। कंट्री के अंदर तुम तेलंगाना बनाते रहो, उत्तराखंड बनाते रहो, झारखंड बनाते रहो, स्टेट स्टेट बनाते रहिए, नाम चेंज करते रहो। उड़ीसा को उड़िया, ये उड़ीसा कर दो, वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल कर दो, ये चलता रहेगा, पर कंट्री एज अ होल वही रहेगा। और ये निर्णय कौन करता है? पार्लियामेंट को अधिकार होता है ये करता है पार्लियामेंट। स्टेट के पास भेजा जाता है उनके ओपिनियन के लिए, बस स्टेट के पास भेजा जाता है ये प्रस्ताव ओपिनियन के लिए, पर उसकी बात को मानना जरूरी नहीं है। जब जरूरी समझेंगे बना देंगे। तो पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ, पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ कैन make new states, increase or decrease area of states, can change name of the states, name of the states, देखो, तो जब भी ऐसा करना होगा पार्लियामेंट एक बिल रेज करेगा। बिल होता है प्रस्ताव। कभी भी कोई कानून बनना हो तो लाया जाता है बिल, लाया जाता है बिल,
और पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के अंदर होता है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो बिल लाया जाएगा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद ये भेजा जाएगा स्टेट्स को, जो भी कंसर्न स्टेट होंगे, कि जैसे आपको पूर्वांचल बनाना है, अब पूर्वांचल अगर यूपी का हिस्सा है तो यूपी को भेजा जाएगा, या आपको बुंदेलखंड बनाना है, या आपको विदर्भ बनाना है, तो जो भी ये एरिया है जिनकी डिमांड चल रही है, या गोरखालैंड बनाना है, तो जो भी ये एरिया की डिमांड चल रही है, प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम पर बिल रेज होगा, फिर ये भेजा जाएगा सेंड टू स्टेट्स, सेंड टू कंसर्न्ड स्टेट्स। जितने भी स्टेट इन्वॉल्व होंगे, अगर वो सिंगल स्टेट का मामला है तो सिंगल स्टेट को जाएगा, अगर वो एरिया 2 स्टेट में लाई करता है तो दोनों को जाएगा, है ना। तो सेंड टू कंसर्न्ड स्टेट या स्टेट्स, सिंगल स्टेट होगा तो उसको जाएगा, अगर वो एरिया 2 स्टेट में लाई करता है तो दोनों को जाएगा। स्टेट के पास जाएगा इनके ओपिनियन के लिए, ओपिनियन के लिए, बट नॉट बाउंड, नॉट बाउंड। पार्लियामेंट शैल नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन, डिसीजन वो खुद लेंगे। पार्लियामेंट शैल नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन। अब जरा पढ़ना, आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूटी। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट स्टेट बना सकता है, बाउंड्री कम ज्यादा कर सकता है, नेम को चेंज कर सकता है। दोनों को मिलाकर पढ़ें तो क्या निकल के आता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, अखंड है, जो बना है खंडित हो सकने वाले राज्यों से। राज्य खंडित हो सकते हैं, स्टेट कम ज्यादा हो सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, पर उनको मिलाकर जो इंडिया बनेगा वो अखंड है, वो नहीं टूटेगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत भी है, शैल बी द इनडिस्ट्रक्टिबल, अखंड, यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। ये दोनों आर्टिकल को मिला के यही निकलती है बात। लिखो एक लाइन। समझ सब आ रहा है, चल रही बात ऐसे ही? फालतू में तुम लोग आगे आगे डाउट पूछते हो, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, ये टॉपिक खत्म होगा, डाउट कुछ रहेगा ही नहीं। जो बच्चे पहले पढ़े हैं उनको दिक्कत नहीं आती, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो परेशान रहते हैं कि बताया जाएगा कि नहीं। पढ़ाने के बाद डाउट बचेगा ही नहीं, चिंता ना करो। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द indestructible union of destructible states. India that is Bharat shall be the indestructible union of destructible states. क्लियर है यहाँ तक? तो पार्ट 1 हमारा ये कथा समाप्त हुई। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट। इंडिया जो कि भारत है, अखंड है, जो बना है खंडित हो सकने वाले राज्यों से। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ किस ईयर में बने थे? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों बने थे किस ईयर में? ईयर 2000 में। तेलंगाना कब बना है? तेलंगाना बताओ। 2014, वेरी गुड, 2014 में बना तेलंगाना। क्लियर है ना? सीएससी का लेक्चर नहीं मिल रहा है, एक बच्चे ने पूछा। चलो यहां तक की कहानी खत्म हो गई। दीपक ने पूछा सीएससी में सेशन नहीं मिल रहा है। जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं उसकी बात कर रहे हो दीपक? 10 PM पे जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो पूछ रहे हो, या सीएससी के थ्योरी लेक्चर पूछ रहे हो? सीएससी कैटेगरी में आप जाना स्पेशल क्लास में। मैंने टेलीग्राम पर और फेसबुक पर एक लिंक शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि स्पेशल क्लास कैसे देखी जा सकती है। सीएससी जैसे आप ये स्पेशल क्लास देख रहे हो, वैसे ही सीएससी कैटेगरी में जाकर स्पेशल क्लास में क्लिक करना मेरे प्रोफाइल पर, तो स्पेशल क्लास आ जाएंगी क्वेश्चन वाली। 10 से 11 चल रही है ये, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? मैं शेयर कर दूंगा प्रदीप, आज मैं शेयर कर दूंगा।
पॉलिटी जो लोग कह रहे हैं कॉपी नहीं मिल पाई है, मैं आज शेयर कर देता हूँ। अब आप लोग डाउट पूछ लीजिए पहले, जिसके जो डाउट है। आज का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो डाउट है वो बताइए। एक एक करके पूछो बेटा, इतने जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हैं कि रीड करना मुश्किल है। सिक्किम आर्टिकल 2 से ऐड हुआ है ना हेमंत? आर्टिकल मैं अभी और लिखवाऊंगा आगे, आर्टिकल मुझे भी और लिखवाने हैं, अभी आगे आगे मत भागो, इकट्ठे कोई हाई फाई चीज पढ़ा दूंगा, अटक जाओगे फिर। इन्वायरमेंट भी शेयर कर दीजिए। आरोहण पे पढ़े तो है नोट्स यार, क्या दिक्कत है। आभा बिरयानी, ये कौन सा नाम है? कचौड़ी पकौड़ी क्या नाम रखे हो यार, में ही नाम है। टेक्निकल नाम रखा था कोरोना वायरस। तो ये कौन सी आईडी है? भेजा तो मैंने, ऊपर लिखा है, टेलीग्राम का नाम है सौरभ जनरल स्टडीज। गोवा 1987 नहीं बेटा, गोवा दमन और दीव ऑपरेशन विजय चला के 1961 में जोड़ा गया है, 1987 नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो आगे मुझे बताना है, कल की क्लास में आएगा। हाँ, गोवा को स्टेट का दर्जा बाद में दिया गया था, ये बात ठीक है। गोवा को स्टेट का दर्जा बाद में दिया गया है, तो हैदराबाद भी तो स्टेट नहीं है ना, बाद में आंध्रा स्टेट बना था। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था, तो हैदराबाद के निजाम से हैदराबाद इंडिया में मिलाया गया था, और उसका आंध्रा बनना ये बात की कहानी है। नाम वाम तो बहुत बार चेंज हुए हैं। ठीक है चलो क्लास इतना ही रखते हैं। कल पॉलिटी कल भी है, 3:30 पे है कल टाइम। पॉलिटी की क्लास कल 3:30 पे है, ठीक है। अभी 5 to 6 यूट्यूब पे रहूंगा मैं, जितने डाउट है पूछ लेना। अभी 5 PM to 6 PM यूट्यूब पे रहेंगे, जो पूछना है पूछ लो। 3:30 कल की क्लास पॉलिटी 3:30 पर है, और आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा 10 PM से 11 PM CSE सेक्शन में। कल पॉलिटी के कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मुझे आज, कल थोड़े बहुत बताए थे और डिस्कस करने हैं। एक पॉइंट और सुन लो, 10 PM से 11 PM CSE कैटेगरी में स्पेशल क्लास होगी। ये क्वेश्चन किसी के लिए भी जरूरी है क्लैरिटी के लिए, और आप 2 पेपर आज डाउनलोड कर लेना। अभी नेट पे सर्च करके 2 पेपर डाउनलोड करके रेडी रखना। CDS साल में 2 बार होता है। CDS 2 जो हुआ था 2018 का सेट ए, एक तो ये डाउनलोड करके रखना, रात वाली क्लास में जरूरत पड़ेगी। और एक पेपर निकाल लेना CSE 19 2019 का। CDS आधे से ऊपर हो चुका है, आज ये कंप्लीट कर दूंगा मैं एक्सप्लेन करके, और 19 वाला पेपर शुरू कर देंगे। तो CDS 2 2018 सेट ए निकाल लेना, पेपर एक साल में 2 होते हैं, CDS सेकंड वाला निकाल लेना। और सिविल सर्विसेज का 19 का पेपर, ये 2 पेपर आज निकाल के रखना, क्वेश्चन डिस्कस होंगे। आज 3rd क्लास है 10 to 11 CSE कैटेगरी स्पेशल क्लास। CSE का भी सेट ए, CSE वाले का भी सेट ए निकालना। ठीक है चलो क्लास इतना रखते हैं, अब 5 to 6 मिलेंगे यूट्यूब, लिंक मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब वाली क्लास का अभी। थैंक यू ऑल।